हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकली लीगल। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कंपनीज़ एक्ट 2013। इसके कुछ टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में मेंशन हैं वो हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड, प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड, शेयर्स डिबेंचर्स से रिलेटेड, डायरेक्टर्स एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा भी इसमें फीचर्स ऑफ कंपनी और टाइप्स ऑफ कंपनीज से भी क्वेश्चन बनते हैं और एक आपका जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है वहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स ही हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो आपका कंपनीज़ एक्ट है 2013 का, इसकी आपको इन्फोर्समेंट डेट याद रखनी है, वो है आपकी 12 सितंबर 2013। तो ये जो कंपनीज़ एक्ट है, इसके आने से पहले एक एक्ट हुआ करता था आपका कंपनीज़ एक्ट 1956। उसको रिप्लेस कर दिया गया था 2013 में और ये नया एक्ट आ गया था। अब जो ये आपका न्यू एक्ट है उसके अंदर टोटल आपके 470 सेक्शंस हैं, 29 चैप्टर्स हैं और इसमें आपके 7 शेड्यूल भी मेंशन है। तो हम अपना फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं जो है आपका टाइप्स ऑफ कंपनीज़। तो कंपनीज़ एक्ट के अंदर काफ़ी सारी टाइप्स ऑफ कंपनीज़ मेंशन है, जैसे आपकी प्राइवेट पब्लिक कंपनी हो गई, स्मॉल डोरमेंट कंपनी हो गई। तो ये जो सारी कंपनीज़ हैं इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। इसमें मेनली आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सेक्शन नंबर से बनते हैं। सेक्शन नंबर देके आपसे पूछ लेते हैं कि इसमें क्या मेंशन है कंपनीज से रिलेटेड। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले आती है आपकी प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी आपकी डिफ़ाइन की गई है सेक्शन 2 क्लोज 68 के अंदर। आपको ये क्लोज ध्यान रखना है। और प्राइवेट कंपनी के आपसे मेंबर्स पूछे जाते हैं कि कोई भी प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स हो सकते हैं और मैक्सिमम यहाँ पे 200 मेंबर्स हो सकते हैं। और ये जो प्राइवेट कंपनी है ये पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। तो इस प्राइवेट कंपनी पे रेस्ट्रिक्शन होता है कि वो किसको अपने शेयर्स जो है वो ट्रांसफ़र कर सकती है। तो इसमें आपको सेक्शन नंबर और जो मिनिमम और मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं, मेंबर्स कितने हो सकते हैं, ये इसमें ध्यान रखना है। देन उसके बाद आपका आता है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी आपका डिफाइन है 2 क्लोज 71 के अंदर। जो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी में आपके मिनिमम 7 मेंबर्स हो सकते हैं और मैक्सिमम की यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। पब्लिक कंपनी जो फंड्स है वो अपने पब्लिक से भी शेयर रेज कर सकती है और इनके जो शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, मतलब ये अपनी पब्लिक को भी शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकती है। तो इसमें भी आपको सेक्शन नंबर याद रखना है और मिनिमम और मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं वो ध्यान रखना है। देन आपकी थर्ड टाइप ऑफ कंपनी आती है 1 पर्सन कंपनी। इसमें केवल एक ही मेंबर होता है, ये आपका डिफाइन किया गया है 2 क्लोज 62 के अंदर। और जो इसमें एक मेंबर होगा वो या तो नेचुरल पर्सन होगा, मतलब वो एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए और साथ में वो सिटीज़न ऑफ इंडिया भी होना चाहिए। और जो आपकी 1 पर्सन कंपनी है ये कोई भी जो NBFC के काम होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, वो ये कैरी आउट नहीं कर सकती है। तो इसमें भी आप इसका सेक्शन नंबर याद रखेंगे। देन आपकी आती है नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी में स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी आपकी डिफाइन है 2 क्लोज 85 के अंदर। इसमें ये पूछते हैं कि इसका पेड अप कैपिटल कितना हो सकता है और इसका टर्नओवर कितना हो सकता है। तो स्मॉल कंपनी वो कंपनी होती है जिसका पेड अप कैपिटल मैक्सिमम 4 करोड़ तक जा सकता है, 4 करोड़ या उससे कम होगा, और जो टर्नओवर है वो 40 करोड़ या फिर उससे कम होगा। तो ये जो पेड अप कैपिटल और टर्नओवर है इनका अमाउंट 2022 में अमेंडमेंट हुआ था, उससे ही ये इंक्रीज़ किया गया है। उससे पहले प्रीवियसली 2022 के अमेंडमेंट से पहले पेड अप कैपिटल आपका 50 लाख तक हो सकता था और टर्नओवर आपका 2 करोड़ तक हो सकता था। तो आपको प्रीवियस वाला भी ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में प्रीवियस वाला ही वो सही मानते हैं, मतलब इतना अपडेटेड नहीं रहते हैं UGC नेट वाले, तो हो सकता है आपसे वो प्रीवियस वाला ही अमाउंट पूछ ले। तो आपको ये दोनों ही याद रखने की अमेंडमेंट से पहले क्या था और अमेंडमेंट के बाद क्या था। तो आपको ध्यान रखना है स्मॉल कंपनी के बारे में ये। फिर आपकी आती है डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी आपकी मेंशन है 455 के अंदर। तो डोरमेंट कंपनी ऐसी होती है जो किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए रजिस्टर करवाई जाती है और जिनके पास करंट में कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होता। एक तरीके से इनएक्टिव कंपनी होती है आज के टाइम में, लेकिन फ्यूचर में इनका कोई प्रोजेक्ट होता है जिसके लिए ये आज ही रजिस्टर करवा लेते हैं अपनी कंपनी को। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से सेक्शन में मेंशन है आपकी डोरमेंट कंपनी, सेक्शन नंबर 455 में। फिर आपकी नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी आती है होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी आपकी मेंशन है 2 क्लोज 46 के। तो जो होल्डिंग कंपनी होती है वो बेसिकली आपकी पेरेंट कंपनी भी बोलते हैं इसको। ये ऐसी कंपनी होती है जो किसी अदर कंपनी में शेयर्स होल्ड करके रखती है और जो इसका कंट्रोल, मतलब कितना शेयर्स ये होल्ड कर सकती है, 50% से कम, 50% से वो 50% से कम नहीं, 50% या उससे ज़्यादा जो है वो शेयर्स उसने होल्ड कर रखे हो। तो कोई भी, तो होल्डिंग कंपनी का मतलब है आपका पेरेंट कंपनी, जिस कंपनी ने दूसरी किसी कंपनी में शेयर्स होल्ड कर रखे हैं और कितने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स होल्ड किए हुए हैं। फिर आपकी सब्सिडरी कंपनी आती है। सब्सिडरी कंपनी आपकी डिफाइन है 2 क्लोज 87 का अंदर।
तो सब्सिडरी कंपनी ऐसी कंपनीज़ होती हैं जिसमें पेरेंट जो कंपनी है उसका मेजॉरिटी स्टेक होता है। तो इसमें जो सब्सिडरी कंपनी है उसमें इस कंपनी में जो पेरेंट कंपनी थी, जो होल्डिंग कंपनी थी, उसने मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक होल्ड किया हुआ है। तो ये भी आपको बस इसका सेक्शन नंबर याद रखना है, 2 क्लोज 87। फिर आपकी एक कंपनी आती है एसोसिएट कंपनी, जो आपकी 2 क्लोज 6 के अंदर 2 क्लोज 6 में। तो इसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है दूसरी कंपनी का, और ये जो है 20% एटलीस्ट जो 20% जो टोटल शेयर कैपिटल होता है और जो कंट्रोल है दूसरे बिजनेस के डिसीजन पर, वो एसोसिएट कंपनी का होगा। मतलब किसी दूसरी कंपनी के साथ ये वाली कंपनी एसोसिएट होती है और उसमें कम से कम 20% उसका टोटल शेयर कैपिटल होना चाहिए। फिर एक आपकी आती है निधि कंपनी, जो कि 2014 के रूल से गवर्न की जाती है, और इसका सेक्शन है आपका सेक्शन नंबर 406। तो ये जो कंपनी है इनको म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी भी बोला जाता है, और ये कंपनी बेसिकली इसलिए बनती हैं, रजिस्टर कराई जाती हैं टू प्रमोट द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग्स अमंग द मेंबर्स। जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं उन्हीं के बीच में एक हैबिट को ये प्रमोट करने के लिए थ्रिफ्ट और सेविंग की ये कंपनी बनाई जाती है। और ये केवल डिपॉजिट्स जो हैं, डिपॉजिट भी ये अपने मेंबर्स से एक्सेप्ट करेंगी और मनी भी ये केवल अपने मेंबर्स को ही देती हैं। तो निधि कंपनी का भी आपको सेक्शन नंबर याद रखना है, 406। और लास्ट एक कंपनी आती है आपकी सेक्शन नंबर 8 में, एक कंपनी मेंशन है आपकी जिसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। तो ये एक ऐसी कंपनी है जिसका जो पर्पस है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो एजुकेशन, आर्ट या कॉमर्स या फिर किसी भी इस तरीके के पर्पस के लिए ये कंपनी बनाई जाती हैं, और ये जो अपना प्रॉफिट है वो अपने मेंबर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है। तो ये आपको याद रखना है, सेक्शन 8 की जो कंपनी है और उसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। ये वाली कंपनी हम थोड़ा आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हमने जितनी भी काइंड्स ऑफ कंपनीज़ थी और उनसे रिलेटेड जो सेक्शंस थे वो हमने पढ़ लिए हैं। अब हम देखते हैं इसका सेक्शन नंबर 3, जो बात करता है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के लिए। तो कोई भी कंपनी को फॉर्म करने के लिए मेंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर पब्लिक कंपनी है तो कम से कम आपको 7 मेंबर्स चाहिए, और प्राइवेट कंपनी है तो आपको कम से कम 2 मेंबर्स चाहिए, और 1 पर्सन के लिए 1 मेंबर चाहिए। तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस आपको सेक्शन नंबर याद रखना है। सेक्शन नंबर 3 में आपका मेंशन है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। देन आपका सेक्शन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है इसमें, जो बात करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक चार्टर डॉक्यूमेंट होता है, सबसे मेन डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का। इस डॉक्यूमेंट के अंदर कंपनी से रिलेटेड जो भी मेन चीज़ें होती हैं वो मेंशन होती है, जैसे कंपनी का नाम, उसके रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या था, किन मेंबर्स की कितनी लाइबिलिटी है, और जो कंपनी है उसका कैपिटल कितना है, और कंपनी कहाँ पर सिचुएटेड है। तो सिचुएशन जो क्लोज है वो भी इसके अंदर मेंशन किया जाता है। तो ये एक तरीके से कंपनी का स्कोप डिफ़ाइन करती है कि कंपनी क्या क्या काम कर सकती है। और एक ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, जिससे कि इस डॉक्यूमेंट ये पब्लिकली अवेलेबल होगा, और पब्लिक इस डॉक्यूमेंट को पढ़ के डिसाइड कर सकती है कि उसे कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन नंबर 4 के अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेंशन है, और ये कंपनी का एक चार्टर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। फिर आपका आता है सेक्शन नंबर 5, जिसके अंदर आपका मेंशन है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी के लिए, और इसके अंदर कंपनी के बायलॉज मेंशन होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि रेगुलेट करते हैं जो कंपनी के इंटरनल जो अफेयर्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के, उनके अफेयर्स को मैनेजमेंट करता है। किस तरीके से किया जाएगा वो मेंशन होता है आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर। तो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में, और ये जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है ये सुबॉर्डिनेट माना जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। तो अगर क्वेश्चन ये बन जाए कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में से कौन सा डॉक्यूमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें आपको सेक्शन नंबर ध्यान रखना है, और इसके अंदर क्या मेंशन होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, ये ध्यान रखना है। फिर आपका आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन नंबर 7, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। तो जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया जा रहा है तो उसको कंपनी को उसका क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये सब आपका मेंशन है सेक्शन नंबर 7 के अंदर। तो जब भी आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने जाएंगे तो आपको एक तो एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फाइल करना होता है, साथ में आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देना होगा, साथ में कुछ एफिडेविट और डिक्लेरेशन भी देने होते हैं जिन पर उसका जो कंपनी है वहाँ का कहाँ पर वो कंपनी रजिस्टर है, मतलब उस कंपनी का एड्रेस प्रूफ, जो भी उसके डायरेक्टर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उन सब के एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी, ये सब उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेंशन होता है। और फिर उसके बाद रजिस्ट्रार वेरीफाई करेगा सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को। फाइनली अगर सब कुछ सही रहता है तो वो आपको एक सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दिया जाता है।
जिसको शॉर्ट में CIN भी बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नंबर। और अगर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन अगर आपने दी है तो उस फिर आपको अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो आपको बस सेक्शन नंबर याद रखना है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। फिर आता है आपका सेक्शन नंबर 8, जिसके अंदर मेंशन है आपका फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी विद अ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाली कंपनीज़ हैं वो सेक्शन नंबर 8 के अंदर बनती हैं। इनके इनकॉर्पोरेशन की बात सेक्शन नंबर 8 में की गई है। तो आप कोई भी ऐसी कंपनी भी फॉर्म कर सकते हैं जिसका जो पर्पस है वो प्रॉफिट मेकिंग ना हो करके बल्कि प्रमोट करना हो किसी चैरिटेबल पर्पस को, जैसे कि जो भी आपका एजुकेशन को प्रमोट करना, चैरिटी, रिलीजन को प्रमोट करना, इस तरीके की जो कंपनीज़ होती हैं वो सेक्शन 8 के अंदर फॉर्म की जाती हैं। और इस कंपनी का जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है वो जो ऑब्जेक्टिव जिस ऑब्जेक्टिव के लिए कंपनी बनी है उसी में ही ये वहाँ पर उसी को प्रमोट करने के लिए वो प्रॉफिट भी अप्लाई करती हैं। देन उसके बाद एक इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि जो NGOs हैं, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इनको इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको ध्यान रखना है सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की नीड होती है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है सेक्शन 8 की कंपनी के लिए। और इनको कुछ सर्टेन बेनिफिट्स भी मिलते हैं टैक्स वगैरह से, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। फिर आपका इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है फीचर्स ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी के काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं, बट कुछ फीचर्स में से यहाँ पे आपके केस लॉस पे क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में, तो वो भी हम इसमें कवर करते हैं। जैसे कि सबसे पहला फीचर होता है कंपनी का कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब मेंबर्स से अलग इसकी एक अलग आइडेंटिटी होती है। कंपनी का अपने नाम पर खुद प्रॉपर्टी ले भी सकती है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र भी कर सकती है, इस कंपनी को उसके ही नाम पर स्यू भी किया जा सकता है। तो कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो यहाँ से जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं इसके केस लॉज से आपसे क्वेश्चन बनते हैं। तो केस लॉज आपको ध्यान रखने हैं, 3 इसके इंपॉर्टेंट केस लॉज आते हैं जो आपको केस लॉज ईयर के साथ ध्यान रखने हैं। तो जो आपका सेपरेट लीगल एंटिटी से रिलेटेड आपका जो पहला केस है वो है आपका सैलोमन वर्सेस सैलोमन कंपनी। इस केस ने इस्टेब्लिश करी थी प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, जो कि आपका है 1897 का। सेकंड आपका आता है ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड 1961। इसके अंदर ये हेल्ड हुआ था कि जो डायरेक्टर हैं और जो एम्प्लॉय हैं ये एकदम अलग इनकी मतलब ये अलग होते हैं, जो कॉर्पोरेट एंटिटी होती है उससे इनकी एक अलग आइडेंटिटी होती है। थर्ड आपका केस आता है रिकंडोली टी कंपनी 1886 का ये केस लो है। इसमें भी यही हेल्ड हुआ था कि जो कंपनी है उसकी एक डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी होती है, उसके शेयर होल्डर्स थे। तो आपको बस ये केस लॉज के नाम और इनके ईयर ध्यान रखने हैं। और ये तीनों ही केस लॉज आपके इस फीचर से रिलेटेड है कि कंपनी की एक सेपरेट डिफरेंट आइडेंटिटी होती है। फिर सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट फीचर आता है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। कंपनी अब कोई नेचुरल पर्सन तो होती नहीं, वो लॉ के द्वारा इस्टेब्लिश की जाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है और वो सिर्फ लॉ की वजह से ही एग्जिस्ट करती है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है कि क्या कंपनी सिटीज़न मानी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कंपनी को सिटीजनशिप नहीं दी जा सकती, बट कंपनी की एक अपनी नेशनैलिटी भी होती है और कंपनी का एक अपना रेजिडेंस भी होता है। तो इसका ही एक केस लो है आपका बेनेट कॉलेमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1973 का। इसके अंदर ये हेल्ड हुआ था कि कंपनी सिटीज़न नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन फिर भी कंपनी कुछ सर्टेन फंडामेंटल राइट्स हैं जो इंजॉय करती है। तो आपको ये एक वाला केस का नाम इसमें ध्यान रखना है। फिर थर्ड इसका फीचर आता है कॉमन सील। तो कंपनी की एक अपनी अलग एक कॉमन सील भी होती है, जो कि एक तरीके से माना जाता है कि कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसा कौन सा फीचर है कंपनी का जो पहले मैंडेटरी हुआ करता था लेकिन अब ये ऑप्शनल कर दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है वो वाला फीचर है आपका कॉमन सील। तो 2015 से पहले मैंडेटरी हुआ करता था कंपनीज़ के लिए कि उनको एक कॉमन सील अपनी बनानी पड़ती थी, लेकिन अब ये वाला जो ऑप्शन है मतलब कॉमन सील का जो फीचर है ये अब ऑप्शनल कर दिया है। अब ये कंपनी की मर्ज़ी है, वो चाहे तो कॉमन सील रख सकती हैं कंपनी के लिए और ना चाहे तो ना ही रखें। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है। फिर कुछ और फीचर्स भी आते हैं, जैसे कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होगा, लिमिटेड लाइबिलिटी, जो मेंबर्स होंगे उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। देन अपने शेयर्स को ये ट्रांसफ़र कर सकती है। देन ये सेपरेट अपनी प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है। तो ये कुछ और फीचर्स भी हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो स्टार्टिंग के 3 थे वहाँ से आपके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनते हैं। तो फीचर्स से रिलेटेड ये सारे आपके केस लॉज और सेक्शंस इंपॉर्टेंट थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इसमें प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़। तो प्रोस्पेक्टस का आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 और ये आपका सेक्शन आते हैं इसमें 23 से लेकर के 42 तक।
और प्रोस्पेक्टस आपका डिफ़ाइन किया गया है 2 क्लॉज 70 के अंदर। तो प्रोस्पेक्टस एक तरीके की इन्फॉर्मेशन बुकलेट होती है, एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो भी कंपनी से रिलेटेड जितनी भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में, और कंपनी की जो भी फाइनेंशियल डिटेल्स हैं, उसके एसेट्स, लाइबिलिटीज़, ऑब्जेक्ट्स, ये सारे इसमें मेंशन होते हैं। तो प्रोस्पेक्टस को ही पढ़ करके लोग डिसाइड करते हैं कि कंपनी को में इन्वेस्ट करना है उन्हें या नहीं करना। तो एक तरीके से ये डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी से रिलेटेड सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं, इंपॉर्टेंट जो भी डिटेल्स हैं। इसमें फिर आपको इसका सेक्शन नंबर 26 याद रखना है, जिसमें ये मेंशन है कि मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। तो ये सेक्शन आपका ये बताता है कि जो भी आप लिखेंगे प्रोस्पेक्टस के अंदर, वो एक तो मटेरियल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कंपनी से रिलेटेड, दूसरा ये कि वो सारी की सारी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो एकदम ट्रू होनी चाहिए। कोई भी आप गलत इन्फॉर्मेशन अपने प्रोस्पेक्टस में नहीं लिख सकते। तो इसको एक गोल्डन रूल भी बोला जाता है, और ये गोल्डन रूल आपका इस्टेब्लिश हुआ था रेक्स वर्सेस कायलसेंट केस के अंदर, जिसमें ये हेल्ड किया गया था कि जो प्रोस्पेक्टस है आपका वो ट्रुथफुल होना चाहिए और मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। और एक ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोस्पेक्टस है वो 90 डेज़ के लिए वैलिड होता है फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी टू रजिस्ट्रार। तो आज प्रोस्पेक्टस इशू किया गया है तो वो 90 डेज़ के लिए वैलिड रहता है। तो ये टाइम पीरियड भी पूछ लेते हैं कि कितने दिन के लिए प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी होती है। देन इसमें से आपके टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस में से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपके 3 टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस आपके कंपनी एक्ट के अंदर मेंशन है। पहला है आपका शेल्फ प्रोस्पेक्टस, जो आपका सेक्शन नंबर 31 के अंदर मेंशन है। तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस एक तरीके से जो इशू कर रहा है प्रोस्पेक्टस को, ये इनेबल करता है कि वो सीरीज़ ऑफ इशू कर सकता है, मतलब कि वो बार बार नई चीज़ें ऐड कर सकता है प्रोस्पेक्टस में, बिना फ्रेश प्रोस्पेक्टस फाइल किए हर बार एक इन्फॉर्मेशन, मतलब एक डॉक्यूमेंट वो फाइल कर देगा हर बार, और उसको नए प्रोस्पेक्टस फाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये टाइम पीरियड आपका 1 साल तक का हो सकता है। मतलब है ना, कंपनी प्लान्स टू रेज फंड्स इन मल्टीपल टाइम्स ओवर अ पीरियड, तो उसके लिए शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। तो इसका आपको सेक्शन नंबर याद रखना है। फिर आपका आता है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। तो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस आपका जो मेन प्रोस्पेक्टस है उसे इशू करने से पहले ये इशू किया जाता है, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। और ये जो आपका है इसके अंदर केवल सारी डिटेल्स मेंशन होती है नॉर्मली जो भी प्रोस्पेक्टस में होंगी, बट जो प्राइस होगा शेयर का और कितने नंबर ऑफ़ शेयर होंगे ये आपका इसमें मेंशन नहीं होता है। तो ये आपका मेंशन है सेक्शन नंबर 32 के अंदर। और फिर थर्ड काइंड ऑफ प्रोस्पेक्टस आता है आपका एब्रिज प्रोस्पेक्टस। इसका सेक्शन नंबर बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक तो इसकी डेफिनेशन आपको 2 क्लॉज 1 के अंदर भी दे रखी है, और सेक्शन नंबर 33 में भी ये इसको मेंशन किया गया है। तो एक तरीके से जो पूरा प्रोस्पेक्टस होता है उसकी ही समरी इसके अंदर होती है, और इसमें सिक्योरिटीज़ की एप्लीकेशन के साथ ये फाइल किया जाता है। तो ये तीनों काइंड्स आपको याद रखने हैं और इनके सेक्शन नंबर आपको याद रखने हैं, यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। फिर आपकी आती हैं लाइबिलिटीज़ फॉर द मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। अगर प्रोस्पेक्टस में आपने गलत स्टेटमेंट लिख दिया है तो उसकी क्या क्या लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं, यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। तो इसमें टोटल 4 लाइबिलिटीज़ आपकी मेंशन है। ये भी आपको सेक्शन नंबर और कितनी किसमें लाइबिलिटी मिलती है वो आपको ध्यान रखना है। तो सेक्शन नंबर 34 में आपका मेंशन है क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पर क्रिमिनल लाइबिलिटी बनती है अगर मिस स्टेटमेंट की वजह से किसी को भी हार्म होता है, या फिर हार्म नहीं भी होता तो भी आपको पेनल्टी दी जा सकती है, मतलब आपको पनिशमेंट दी जा सकती है। तो इसमें जो पूछा जाता है क्वेश्चन वो है कि कितनी पनिशमेंट मेंशन है सेक्शन नंबर 34 में क्रिमिनल लाइबिलिटी को लेकर के। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें मेंशन है आपकी 6 महीने से लेकर के 10 ईयर्स तक की आपकी इम्प्रीजनमेंट दी जा सकती है। और जो फ्रॉड का अमाउंट है, जो भी जितना भी मतलब जो भी फ्रॉड हुआ है उसका 3 गुना आप पे फ़ाइन लगाया जा सकता है। और अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो वही पनिशमेंट आपकी मिनिमम 3 साल तक की हो जाती है और मैक्सिमम वही है 10 ईयर्स तक की। तो नॉर्मली अब जो आपकी लाइबिलिटी है वो है 6 महीने से 10 साल। अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो 3 साल से लेकर 10 साल तक की लाइबिलिटी हो जाती है। और फ़ाइन है आपका 3 टाइम्स द अमाउंट ऑफ फ्रॉड जो भी इन्वॉल्व है उस मिस स्टेटमेंट की वजह से। सेक्शन नंबर 35 में आपकी सिविल लाइबिलिटी दे रखी है। किन्हीं केसेस के अंदर सिविल लाइबिलिटी भी बनती है। अगर जो भी लॉस या फिर डैमेज हुआ है उसके हिसाब से आपको कंपनसेशन देना पड़ता है, और ये केस टू केस वेरी करेगा। थर्ड आपकी लाइबिलिटी बनती है अगर आपने फ्रॉडुलेंटली इंड्यूस करने की कोशिश करी है, कोई गलत स्टेटमेंट दे करके इन्वेस्टमेंट लेने की कोशिश करी है अपने प्रोस्पेक्टस से, तो उसकी भी आपकी सेम ही पनिशमेंट है, 6 महीने से लेकर के 10 साल तक की पनिशमेंट नॉर्मली। और अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व था तो 3 साल से लेकर के 10 साल तक की। और फ़ाइन आपका भी वही सेम है, 3 टाइम्स द अमाउंट ऑफ
इन फ्रॉड, द अमाउंट ऑफ फाइन, द अमाउंट इन्वॉल्व इन दी फ्रॉड। फिर आपका आता है इसमें सेक्शन नंबर 38 जो पनिशमेंट की बात करता है, पनिशमेंट फॉर पर्सोनिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर सिक्योरिटीज़, कि अगर आपने कोई भी गलत नाम दे करके एप्लीकेशन फ़ाइल करी है तो उसकी कितनी पनिशमेंट है। तो यहाँ भी आपकी सेम ही पनिशमेंट है, 6 महीने से 10 साल, और अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो आपकी है 3 साल से लेकर 10 साल, और फाइन वही है आपका 3 टाइम्स दी अमाउंट ऑफ फ्रॉड। तो हमने फीचर्स ऑफ कंपनी, काइंड्स ऑफ कंपनी, प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड जो प्रोविजंस थे वो कवर कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे शेयर्स और डिबेंचर्स से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं, जो भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे।